मांडू विधानसभा से कौन होने वाला है उम्मीदवार जेबीकेएसएस की तरफ से? क्या आने वाले समय में, चुनाव के समय में, क्या जेबीकेएसएस भी गठबंधन करेगी? अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो यहाँ सहते हैं उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? अडानी सर यहाँ पे 3 बार जीत चुके हैं मांडू से, और उनका भी हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था। उनका कहना है कि इस बार भी 2024 में हम चौका लगाएंगे। तो क्या जयराम मातो चौका लगाने देंगे? देखिए, हम लोग तो एक अच्छे फील्डर हैं और मेरा नाम टाइगर फील्डिंग के कारण ही पड़ा था। मेरा ब्लड आ जाता था, हाथ छिल जाता था, तो अच्छी फील्डिंग करते थे तो चौका क्रिकेट में दिलचस्पी? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट में दिलचस्पी रहे, चौका रोकते थे। तो उनके पटेल जी के चौके को भी रोकने का प्रयास होगा, तो उनको भी अपना इतिहास इस बार का याद होना चाहिए। गिरते बजड़ते हुए बड़ी मुश्किल से जीते हैं। लगता है चौका उनका आसान नहीं होने वाला है। उस रास्ते में बहुत बेहतरीन युवराज सिंह मोहम्मद केप, जॉन्टी रोड्स जैसे फील्डर तैनात है। सावधान हो। हम प्रणाम करते हैं महापुरुष को, उनकी बस्ती को, उनकी माटी को। देखिए, सही बात है, अब टिकलाल बाबू एक नायक थे, महानायक थे, तो इसका मतलब नहीं कि जरूरी उनका पुत्र भी उनके नक्शे कदम पर चलेगा। तो ये थोड़ा सा एक भ्रांति रहती है लोगों के। टिकलाल मातो के हम विपरीत थोड़ी हैं, टिकलाल मातो को हम लोग आदर्श मानते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी उनके पुत्र में उनकी विचारधारा होगी, उनका गुण उनके पुत्र में ही होगा। सबसे बड़ी जनता की जो टीम है, भावनाओं की राजनीति को बदलना है। कारण है हमारे जो राजनेता हैं, लीडर है हमारे पास, लेकिन लीडरशिप नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं है, उनमें मानवता नहीं है, उनमें अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने का जो क्षमता है वो नहीं है। जेबीकेएसएस और टाइगर जयराम मातो किन किन मुख्य मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाने वाली है? 2-3 मुद्दे ऐसे गिनवाइए जो हर झारखंड वासी अपने आप को रिलेट कर सके उन मुद्दों से। बिल्कुल। का सेव झारखंड में आता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज लगता है, या फिर जो भी का क्षेत्र के अनुसार। जब नागपुर का संतरा झारखंड आता है तो रेट बढ़ जाता है। जब आपका तमिलनाडु का नारियल झारखंड आता है तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन झारखंड का कोयला जहां भी जाता है उसी रेट में अवेलेबल होता है। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। अभी वो कहते हैं कि जो जेबीकेएसएस है वो सिर्फ महतो और कुर्मी की पार्टी है, वो उसमें अन्य जातियों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। अगर जेबीकेएसएस सत्ता में आएगी भी तो वो सिर्फ और महतो और कुर्मी लोग को ही फायदा पहुंचाएगी, बाकी सारे लोगों को भूल जाएगी। नमस्कार, मैं पारस आप सभी का स्वागत करता हूं दमदार न्यूज में। आज हम मौजूद है हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के जोबर पंचायत में भी टाइगर जयराम मातो जी ने संबोधन किया। काफी भारी संख्या में लोग वहां पर आए हुए थे। 10 बजे से ही सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। अभी अभी इन्होंने वहां पर लोगों को अपना भाषण दिया और संबोधन करके लोगों को संबोधित करके यहाँ से चले हैं। अब कहाँ जाने की तैयारी है? अब हम लोग गोविंदपुर जा रहे हैं, जो विष्णुगढ़ का कोणार्क डैम के आसपास विस्थापित क्षेत्र है। वहाँ हमारी अगली सभा है और बड़ी मुश्किल से, साथ बोले तो जान हथेली पे रख के, अपने स्वास्थ्य को हथेली पे रख के हम लोग लगातार सभा कर रहे हैं। सुबह 3 महिलाएं, हमारी बहुत दुर्भाग्य के विषय है, 3 माताएं दफन हो गई थी कोयला के खदान में, तो वहीं हम लोग गए थे। तो वहाँ से लगभग 2 बजे चले हैं। 2 बजे चले हैं, देखिए 3:30 बजे, 3:15 बजे यहाँ अटेंड किए, फिर गोविंदपुर, फिर रात को चतरो चट्टी संभव है। तो ये हम लोग का शेड्यूल है। पूरा अपना निछावर कर दिए राज्य की जनता को और उनके हक अधिकार को जनाने के लिए, बताने के लिए, और इसी क्रम में लगातार चल रहे हैं। तो खाना पीना खाया आपने? नहीं, जा कैसे खाएंगे, इतने पब्लिक है, पब्लिक का इतना प्यार है, तो मुझे नहीं लगता खाना पीना का भी हम लोग अवसर मिलेगा। तो आप खुद ही देखिए ना, दीदी कैमरामैन होकर उनको गाड़ी में आगे बैठा दिया, आप मेरा वीडियो ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हम लोग की जिंदगी का कंडीशन क्या है। अभी आज आप अनुभव कीजिए। अभी तक मीडिया को लगता है कि हम लोग स्कॉर्पियो की छत पे चढ़ने वाला लड़का जिंदगी बहुत अच्छा होगा, तो आज आप अनुभव कीजिए कि देखिए दीदी को आगे का सीट में बैठना पड़ा। इतना समय नहीं हम लोग के पास। हम अभी सुबह 10 बजे से ही आए हुए थे और लोगों की भीड़ आप मानेंगे नहीं, सुबह से ही बढ़ती ही जा रही थी। 10 बजे से ही काफी धूप थी। हमने धूप में भी रिपोर्टिंग की, काफी लोगों से हमने बात की। वो लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कि अब वो बदलाव चाहते हैं। तो टाइगर जयराम मातो जो है वो बदलाव के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज का होना चाहिए? देखिए, बदलाव राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि भारत देश एक राजनीतिक देश है और हमारा संबंध राजनीति से है। अतः राजनीतिक बदलाव होगा तो हर क्षेत्र में बदलाव होगा। अगर अच्छे लीडर्स आएंगे तो ब्यूरोक्रेट्स को भी अच्छा वो कंट्रोल करके रखेंगे। थाना, बीडीओ, ब्लॉक ऑफिस, सारा चीज कंट्रोल में रहेगा। और निश्चय ही आज हमने भी सुना, तो हमारे एक साथी डुमरी से आए थे, बोला हम दीदी घर आए थे, रिलेशन ना मने, लेकिन देखे वहाँ ताला लगा। बोले क्यों ना? बोला आज का आपका कार्यक्रम है इसलिए पूरा गाँव में ताला बंद है। तो ये प्यार, ये देख सकते हैं इधर के भी घरों में भी अभी ताला बंद है। देखिए 4 घर है, चारों में ताला बंद है। सब जगह देखिए 5वां घर, इसमें भी ताला बंद है। सब वही सभा में ही। सभी सभा में गए, इतना प्यार मिला जनता आपको भी हम बताना चाहेंगे कि अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं यहीं पे टिकलाल मातो जी का आवास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर जस्ट आएगा अभी, करते हैं हम यहीं से जो प्रणाम करते हैं, जोड़ हाथ करते हैं। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि यहाँ का सड़क पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि इन्हीं के बेटे हैं जेपी पटेल, वो मांडू से विधायक है। आप दिखा देंगे सड़कों की स्थिति किस प्रकार से सड़क है, क्या कहना चाहेंगे उनको कि? पहले तो हम प्रणाम करते हैं महापुरुष को, उनकी बस्ती को, उनकी माटी को।
देखिए सही बात है। अब टिकलाल बाबू एक नायक थे, महानायक थे, तो इसका मतलब नहीं कि वो जरूरी उनका पुत्र भी उनके नक्शे कदम पर चलेगा। तो ये थोड़ा सा एक भ्रांति रहती है लोगों के, तो इसीलिए टिकलाल बाबू का सदैव सम्मान रहेगा आंदोलनकारी के रूप में। लेकिन मुझे लगता है उनके पुत्र जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आज मेंबर हैं, उससे एमएलए का है, पहले जेएमएम में थे। हाँ जेएमएम में थे। तो इसका मतलब मुझे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उनकी जो कार्यशैली है या फिर जो उनकी राजनीतिक दक्षता है उसमें त्रुटियां हैं, जिस कारण आज राज्य की जनता, उनके क्षेत्र की जनता उनसे काफी नाखुश है। आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे कि जो जेपी पटेल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी मौजूदा विधायक है मांडू से, वो लगातार यहाँ पे 3 बार जीत चुके हैं मांडू से। और उनका भी हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था। उनका कहना है कि इस बार भी 2024 में हम चौका लगाएंगे। तो क्या जयराम मातो चौका लगाने देंगे? देखिए हम लोग तो एक अच्छे फील्डर हैं और मेरा नाम टाइगर फील्डिंग के कारण ही पड़ा था। मेरा ब्लड आ जाता था, हाथ छिल जाता था, तो अच्छी फील्डिंग करते थे तो चौका तो क्रिकेट में रोकते। दिलचस्पी? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट में दिलचस्पी रही, चौका रोकते थे। तो उनके पटेल जी के चौके को भी रोकने का प्रयास होगा। और निस्संदेह ही अगर वो ऐसा सोचे हैं तो उनको भी अपना इतिहास इस बार का याद होना चाहिए। गिरते बजड़ते हुए बड़ी मुश्किल से जीते हैं। कांटे की टक्कर थी 3 प्रत्याशियों में, लगभग 2000, 2500, 3000 के वोट का डिफरेंस था 3 प्रत्याशियों के बीच। तो मुझे लगता है चौका उनका आसान नहीं होने वाला है। उस रास्ते में बहुत बेहतरीन युवराज सिंह, मोहम्मद केप, जॉन्टी रोड्स जैसे फील्डर तैनात है, सावधान हो के। अभी आपने जहाँ सभा की, वो तो कहा जाता है कि टिकलाल मातो का गढ़ है, तो उसको कैसे ध्वस्त करेगी? नहीं, उनकी विचारधारा को लेकर टिकलाल मातो के हम विपरीत थोड़ी हैं। टिकलाल मातो को हम लोग आदर्श मानते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी उनके पुत्र में उनकी विचारधारा होगी, उनका गुण उनके पुत्र में ही होगा। सबसे बड़ी जनता की जो टीम है, भावनाओं की राजनीति को बदलना है। अगर आप भावनाओं की राजनीति करेगा तो इमोशनल पॉलिटिक्स, नहीं, इमोशनल पॉलिटिक्स हटाना होगा। टिकलाल बाबू का आदर है, उन्हीं की विचारधारा को हम लोग स्थापित कर रहे हैं। माटी के लाल टेकलाल, हम लोग भी माटी की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बकायदा। आज झारखंड में अगर कोई हिम्मत करता है, आवाज करता है झारखंड की बात करने का, तो जयराम मातो है। तो इसलिए टिकलाल मातो की विचारधारा के साथ हम लोग हैं। जरूरी नहीं कि अगर उनका पुत्र है तो उनकी पुत्र में उनके बिना राजनीतिक गुण होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा था तो गुरु जी के पुत्र हेमंत बाबू इतने फेलियर तो नहीं होते। तो इसलिए पिता के नाम पर पुत्र का चयन करना, उनकी गुण का उसमें होना, ये कोई गारंटी नहीं है। अभी हमने डुमरी में भी विधानसभा चुनाव देखे, तो डुमरी विधानसभा चुनाव में ऐसे रिजल्ट क्यों है? क्योंकि अगर एंटी इनकन्वेंसी है जेएमएम के खिलाफ, तो एंटी इनकन्वेंसी होने के बावजूद डुमरी में वो कैसे जीत गए? देखिए इसका कारण, क्योंकि सभी पार्टियां भी कह रही है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी बन चुकी है, हेमंत सोरेन को हटाना है इस बार, हेमंत सोरेन इस बार जा रहे हैं, तो फिर भी उसके बावजूद जितने उपचुनाव हो रहे हैं, कैसे जीत रही है जेएमएम? मेरा मानना है कि डुमरी का जो उपचुनाव था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रियाकलापों पे, कार्यकलापों पे नहीं, उनकी उपलब्धियों पे नहीं, न माननीय मुख्यमंत्री की उपलब्धियों पर, न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपलब्धियों पर। वो केवल और केवल माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय जगन्नाथ बाबू, जगन्नाथ महतो जी, उनकी उपलब्धियों के कारण और उनकी मतलब विरासत जो बची थी साल भर की, उसी के कारण उनकी स्थान पर उनकी अर्धांगिनी को चुना गया है। बाकी इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार को अपना श्रेय लेने जैसा कुछ नहीं है। ये जगन्नाथ महतो के आधार पर वोट का वहाँ मापदंड रखा गया है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि सभी पार्टियां तो अभी गठबंधन कर रही है। आपने देखा इंडिया गठबंधन हो गया, जेएमएम उसका हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ गठबंधन कर लिया। तो क्या आने वाले समय में, चुनाव के समय में, क्या जेबीकेएसएस भी गठबंधन करेगी? देखिए सबसे पहली बात, हम लोग जो भी करते हैं जनता को पूछ के करेंगे। आज अगर हम लोग जेबीकेएसएस अगर पार्टी की ओर गई तो लगभग हम नहीं करने से भी 15, 16, 17 प्रखंड जहाँ हम लोग का मतलब संगठन है, वहाँ पूछें कि क्या हम लोग को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या फिर आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने एक ही लाइन कहा कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, पॉलिटिक्स में आइए। तब हम लोग डिसीजन लिए हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग रांची भी गए थे, तो 120 को सभा हम किए थे। हर सभा में पूछे थे रांची चलें, जनता ने कहा हाँ चलिए। तब हम रांची गए थे विधानसभा गिरने। तो जनता से पूछकर ही निर्णय लेंगे, जनता के निर्णय का स्वागत करेंगे, उनके समर्पण का, उनका प्रेम का सदैव हम लेकर चलेंगे। तो मतलब जो होगा जनता के ऊपर आपने छोड़ा हुआ है। अगर जनता को लगा कि नहीं चलिए आप इनके साथ आ सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि देखिए पार्टी कभी पार्टी का दोष नहीं होता है, पार्टी निर्जीव है। पार्टी के जो नेतृत्व हैं, जो नेता हैं, उनकी विचारधारा पार्टी को जीवन मरण तय करती है। पार्टी निर्जीव है। आप ही अगर एनडीए की तुलना कीजिए तो अटल बिहारी और मोदी की तुलना करेंगे तो बहुत फर्क होगा। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? अडानी इनका सारा संपत्ति कुछ ही व्यक्ति को हाथों में बेच देना चाहते हैं। उसी का उदाहरण है। आज जितनी खेतीहर जमीन है सब पर सड़क का जाल बिछ रहा है, क्योंकि जैसे ही खेती खत्म होगा लोगों को गुलाम बनाने में आसानी होगी। मोदी उसी राह पर चल रहे हैं। अभी एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि झारखंड में जो अहम मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि खनिज है, हम लोग शाम में हर रोज हम छात्र लोग, हम लोग यंगस्टर लोग बैठते हैं तो हम लोग यही चर्चा करते हैं कि हमारे पास तो कोयला है, अबरक है, स्टील है, लोहा है, सब चीज, बारूद भी है हमारे पास,
हर चीज खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद भी झारखंड विकास की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहा? आज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर क्यों है? चाहे वो हम सरकारी स्कूल देखें, यहाँ के अस्पताल देखें, या फिर यहाँ की सड़कें देखें, इसकी हालत इतनी खस्ता क्यों है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था झारखंड के देखिए, साथ। इसका सबसे प्रमुख कारण है हमारे जो राजनेता हैं। लीडर है हमारे पास, लेकिन लीडरशिप नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं है, उनमें मानवता नहीं है, उनमें अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने का जो क्षमता है वो नहीं है, जिस कारण आज हमारी पॉलिटिक्स सही नहीं होने के कारण आज किस प्रकार से हम लोग झेल रहे हैं। अगर हमारी पॉलिटिक्स सही होती, बस एक बेहतर विस्थापन नीति होती, एक बेहतर पुनर्वास आयोग का गठन किया जाता, और उसी के तहत सबसे पहला बात, जब हमारे पास कच्चे पदार्थ हैं तो पक्का करने का जरिया होना चाहिए था, हमारे पास उसके बुनियादी ढांचे होने चाहिए थे। जब हमारे पास कच्चे पदार्थ है, यानी उसको पक्का करने का भी साधन यहाँ है, मतलब कोयला है तो यहाँ पर बिजली बनाने का भी बिल्कुल बिजली बनाने का फैक्ट्री होना चाहिए। और जब वो विस्थापन होगा तो उसमें लोगों को बेहतर विस्थापन नीति के तहत लाभ दीजिए, और जो भी रोजगार सृजन होगा 75% लोगों को दीजिए। तो मुझे लगता है बहुत सारा स्कोप है राज्य में, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट केवल अपना जेब भरना जानते हैं, चाहे जो आए, एनडीए आए, यूपी आए, और उन्होंने वही किया है। इसीलिए हमारी एक नैतिक राजनेता नहीं होने के कारण आज हमारा राज्य हाशिए पर है। अभी जेबीकेएसएस और टाइगर जयराम मातो किन किन मुख्य मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाने वाली है? 2-3 मुद्दे ऐसे गिनवाइए जो हर झारखंड वासी अपने आप को रिलेट कर सके उन मुद्दों से। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा बिल गेट्स वाला। बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, आज उन्होंने अपना पैसा उनका कम हो गया है, आज उनकी जमीन बढ़ी है। यानी उसने भी समय के साथ अंदाजा लगाया कि सबसे ज्यादा अगर कुछ अस्थाई कुछ है तो जमीन है, बाकी सब अस्थाई है। नौकरी अस्थाई है, बिजनेस अस्थाई है, लेकिन जमीन अस्थाई है। बिल गेट्स ने रामगढ़ जिला के बराबर जमीन खरीदा है अपने पैसे से। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा जमीन से रिलेटेड होगा। यहाँ की सीएनटी कानूनों को मजबूत कीजिए, यहाँ की एसपीटी कानूनों को मजबूत कीजिए, यहाँ जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो आपका भूमि अधिग्रहण का कानून है, जो कॉल बियरिंग एक्ट है, उन तमाम नीतियों को राज्य के हितार्थ के लिए उपयोग की जाए, ताकि यहाँ के लोगों का जमीन बच सके। जमीन नहीं बचेगा तो कैसी भाषा और कैसी संस्कृति, जमीन ही नहीं बचा तो किसी पर कैसा समाज और कैसा गांव और कैसा अपना देश। इसलिए जमीन बचाने की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। उसका उदाहरण आज देखिए, रांची टाउन, बोकारो टाउन, जमशेदपुर टाउन, धनबाद टाउन, हजारीबाग टाउन झारखंडियों से खत्म हो चुका है। वहाँ अन्य राज्यों के, अन्य प्रदेशों के लोग इस प्रकार कब्जा जमा कर बैठे हैं, जिसे लगता है कि वहाँ झारखंड है ही नहीं। अभी हम देखेंगे कि झारखंड कोयला दूसरे राज्य को बेचकर उससे बिजली खरीदती है। इसीलिए बोले हमारी पॉलिटिक्स जो है बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। मैं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहूंगा, कश्मीर का सेब झारखंड में आता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज लगता है, या फिर जो भी का क्षेत्र के अनुसार। जब नागपुर का संतरा झारखंड आता है तो रेट बढ़ जाता है। जब आपका तमिलनाडु का नारियल झारखंड आता है तो रेट बढ़ जाता है, लेकिन झारखंड का कोयला जहां भी जाता है उसी रेट में अवेलेबल होता है। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। अभी विपक्ष के कई सारे नेता हैं और कई सारे लोग हमसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जेबीकेएसएस है वो सिर्फ महतो और कुर्मी की पार्टी है, वो उसमें अन्य जातियों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। अगर जेबीकेएसएस सत्ता में आएगी भी तो वो सिर्फ और महतो और कुर्मी लोग को ही फायदा पहुंचाएगी, बाकी सारे लोगों को भूल जाएगी। उसमें उन फैक्ट में कितनी सच्चाई? सबसे पहली बात है, अभी हम लोग छोटे से पहला बात तो हम लोग अभी आंदोलन के रूप में ही थे। अभी तक हम लोग के आंदोलन से अगर किसी को न्याय मिला तो क्या किसी एक जाति को मिला? नहीं मिला। हमको लगता है उसमें दलित वर्ग को हम लोग न्याय दिलाएं, जो भी हो सके, छोटा ही मोटा सही। हर सब आदिवासी समुदाय था आपका एमपीएल में, आपका वेदांता में वो स्वर्ण वर्ग से था। तो कुल मिलाकर सभी समुदाय को हम लोग जितना हो सके अपनी हैसियत के अनुसार न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाए हैं। तो ये केवल कहने की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। पूरे झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर कोई है जो निडरता से बात रख सकता है तो जयराम महतो है। बाकी किसी में हिम्मत नहीं है, सांसद तक की हिम्मत नहीं है टाटा के खिलाफ बोलने की। हम लोग बाकायदा लॉजिक के साथ उसका भी बकाया उधेड़ के रख देते हैं। इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो मांडू विधायक हो या हजारीबाग जिला सांसद हो, वो दोनों बीजेपी से हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के लिए वो क्या छूट गया उनसे? देखिए, मुझे लगता है बहुत सालों से वो यहाँ से हैं, चाहे वो जयंत सिन्हा भी हैं, वो 2 बार बन चुके हैं, विधायक भी 3 बार भी बने हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ जो छूटा है, सबसे बड़ा विषय है रोजगार का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर अगर कहीं है ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे झारखंड के, तो विष्णुगढ़ के हैं, बगोदर के हैं। तो कहीं ना कहीं मजदूरों की जो महत्ता है उसे जिंदा करने के लिए यहाँ छोटे छोटे उद्योग जिनमें विस्थापन नीति बेहतर काम करे, पर्यावरण को डिस्टर्बेंस ना हो, और इन मानकों का अनुपालन करते हुए कुछ ऐसे कार्यों का सृजन होना चाहिए। और चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सारा जल का साधन है, मत्स्य पालन, बहुत सारे स्कोप हैं, पर्यटन स्थल, मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते इनमें नैतिक गुण होना चाहिए। अभी हम आपको एक
जगह आपको दिखाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे है बस। ये अब ये हटेगा झाड़ी, उसके बाद दिखेगा। तो यहाँ पर ये है स्थिति कि यहाँ से एक अंदर जंगल घुसता है। वहाँ पर लगभग 100 आदिवासी क्षेत्र लोग रहते हैं, 100 आदिवासी घर है वहाँ पे। उसमें लोगों की संख्या 200 300 400 है लगभग। वो तेलनिया दा है। यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। सुदूर क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर एक दुकान भी नहीं है वहाँ पर की सड़क, वहाँ सड़क है ही नहीं। जंगल जंगल हम लोग को जाना पड़ता है, लोगों ने अपने से सड़क बनाई है। अगर यहाँ पर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है या फिर उनका ऐसा इमरजेंसी केस आ जाता है, तो एम्बुलेंस मात्र यही सड़क तक आती है। यहीं से उनको खटिया में करके 2 किलोमीटर लाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लोड किया जाता है, तब वो विष्णुगढ़ स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। केंद्र जाती है। तो ये आजादी के दिखा 75 दीजिए, साल यही है, यही रास्ता जो है अभी अच्छा, देखिएगा। हाँ, यही ये रास्ता। पेड़ से अब घुसता है अंदर रास्ता, देखिए ये रास्ता। अब यहाँ के आगे गाड़ी नहीं जाती है, देख सकते हैं। हाँ, यहाँ के आगे गाड़ी यहाँ आपकी नहीं यहीं पर जाती। एम्बुलेंस खड़ा रहता है। वहां से खटिया से लेके लोग, अंदर जंगल है पूरा, तो सड़क है ही नहीं वहाँ पे। सड़कों का मांग लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अगर जेबीकेएसएस की सरकार बनती है तो क्या तेलनिया दा के लिए कुछ कर पाएंगे? देखिए, हमारी नज़र हर एक उस क्षेत्र तक जाएगी, क्योंकि हम लोग परहेज नहीं करेंगे जनता से जुड़कर रहने में। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर हम लोग कभी अगर पावर में या फिर किसी भी प्रकार से हम लोग को कुछ शक्ति मिलती है संवैधानिक, तो हम लोग हर तबके, हर वर्ग, हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और उनके जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। आप जैसे अभी युवा आपके कार्यक्रम में बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। शराब और जो नशा है इस क्षेत्र में पूरा भर चुका है। शराब, गांजा या फिर अन्य कई सारे ऐसे चीज हैं जो नशा का सेवन करते हैं। यहाँ के युवा बर्बाद हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं बर्बाद? देखिए, बर्बादी का सबसे पहला कारण है कि अच्छी शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं होने के कारण उनमें समझ नहीं उत्पन्न हो पाती है। जब समझ उत्पन्न नहीं होती तो उनका विवेक, उनकी जो बुद्धि है वो कार्य नहीं करती है, वो अपितु विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा कमजोर है। दूसरी बात क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मतलब रोजगार के साधन नहीं है, या तो जिंदगी से वो काफी हताश, निराश, उबाऊ हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो इन रास्तों को चयन करता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि मैं युवाओं को संदेश दूंगा कि आपका जीवन काफी अनमोल है और अपने इस अनमोल जीवन को यूं व्यर्थ ना गंवाएं। आप अपने माता पिता, अपने समाज के धरोहर हैं। आप एक पूंजी हैं जिसको आगे जाकर भविष्य में बहुत कुछ समाज को, अपने माता पिता को देना है। अतः अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमारी शुभकामनाएं उनको। अंतिम सवाल है, ये आखिरी सवाल है कि आखिरी जो संबोधन है वो क्या देना चाहेंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? टाइगर जयराम महतो की तरफ से आखिरी संबोधन क्या है? देखिए, मांडू विधानसभा को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज इस क्षेत्र में एक छोर में कोलियरी है तो दूसरे छोर में हरी हरी वादियां हैं। जहाँ हरी हरी वादियां हैं वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ पलायन है, और जहाँ कोलियरी है वहाँ अतिक्रमण है। एक तरफ पलायन, दूसरी तरफ अतिक्रमण, और दोनों झारखंड के हितार्थ के लिए नहीं है। अतः इन सबसे मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे लीडर की, तो मैंने तर्कस में एक ऐसा लीडर को तैयार करें जो हमारी इन बातों को रखे ही नहीं विधानसभा के भीतर, लोकसभा के भीतर, अपितु उन मुद्दों के साथ फाइटिंग करें और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करें। ऐसे नेतृत्व का चयन करें लोकसभा और विधानसभा के लिए। और साथ ही आज इस कार्यक्रम में एक बेहतर चीज हमें देखने को मिली। इस कार्यक्रम में एक जो सबसे बेहतर चीज थी कि आज लगभग हम नहीं करने से भी 3000 से 5000 की जनसंख्या में लोग उपस्थित थे, और उसमें एक बहन बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ माइक मांगते हुए हमारे स्कॉर्पियो के छत पर आ गई। यानी एक बेहतर मैसेज जो हम लोग हमेशा समाज को देना चाहते हैं कि बेटियां भी किसी से कम नहीं, वो आज की सभा में दिखा। हालांकि कुछ भाई बंधु लोग ड्रिंक्स किए थे, लेकिन उस बहन का जो जज्बा था वो सराहनीय रहा था। मैं उस बहन के साथ तमाम बहनों को भी यही संदेश दूंगा कि बेटी का तात्पर्य ये नहीं है कि घर की चार दीवारी में जन्म लेना और घर की चार दीवारी में ही एक दफन होकर अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेना और एक गृहिणी बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर लेना। एक बेटी का तात्पर्य है वो कहीं ना कहीं, और हमारी कहा भी जाता है कि एक बेटी अगर पढ़ती है तो वो 2 कुलों का गौरव बनती है, अपने ससुराल का भी और अपने पिता के घर का भी। वो 2 कुलों का गौरव बन जाती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक बेटी को भी उतना ही मान सम्मान हो जितना एक बेटा का हो। और आज का जो समय है वह आधी आबादी का समय है, अतः बेटियों को भी वही स्थान मिले जो बेटों को। और खास आज की जो सभा हुई उसमें वो बेहतर चीज हमको देखने को मिली, उसका साहस। एक लड़की हो गया स्कॉर्पियो के छत तक वो आ गई, ये काफी मैंने गौरव भरा विषय रहा। और हमें अच्छा लगा कि इतना तो हुआ कि लड़कियों को भी हम लोग पॉजिटिव वे में ला के रखे हैं। लड़कियां भी आंदोलन को समझने लगी हैं, लड़कियां भी मतलब
आंदोलन के गीत, आंदोलन के संगीत, आंदोलन के नारों को गुनगुनाने लगी हैं। यानी कहीं ना कहीं जिनको लोग कोमल मानते थे, आज वो जब जरूरत पड़ रही है तो कठोर अंदाज में व्यवहार भी करने लगी हैं अपने हक अधिकार के लिए। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज आज देखने को मिली। इसलिए मैं तमाम बहनों को भी संदेश दूंगा, वे भी पढ़ें लिखें और चार दीवारी के बाहर भी उनकी दुनिया है। हालांकि उन्हें वहां पर अनुशासन का, धीरज का, विनम्रता का, शालीनता का परिचय देते हैं। अपने सपनों को साकार करें, हमारी शुभकामनाएं। मांडू विधानसभा से कौन होने वाला है उम्मीदवार जैवी कैसेस की तरफ से? देखिए, अभी तो हमारी पर्यवेक्षक की टीम, जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय हमारी पर्यवेक्षक की टीम गांव-गांव का दौरा करेगी और पर्यवेक्षक की टीम हमें नाम को सजेस्ट करेगी, उसी के नाम पर मोहर लगेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे टाइगर जयराम महतो। आपने सुना इनको कि इस क्षेत्र के बारे में, मांडू क्षेत्र के बारे में इन्होंने क्या कहा। तो आप अपनी राय हमें साझा कर सकते हैं और भी जो भी सारे आपके सवाल हैं जो आप करना चाहते हैं वो भी हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। कैमरा पर्सन यास्मीन के साथ मैं पारस राज, दमदार न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।